तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन क्यों चलता है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड मॉलिक्यूल या फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी बॉडी में फूड मॉलिक्यूल होता है, ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। जब फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करेगा तो CO2 का प्रोडक्शन होगा। CO2 के साथ में वाटर का प्रोडक्शन होता है और वाटर के साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर में जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो जब इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो ऑक्सीडाइज करने की वजह से काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसी को हमारी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक करने के बाद में एनर्जी निकाली जा रही है और उस एनर्जी को ट्रैप करके उस एनर्जी को ATP की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो पूरा प्रोसेस चलता है इसी को अपने बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में ऑपरेट कर रहा होता है। कोई भी लिविंग सेल हो उसके अंदर में ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हम सारे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको बैलेंस करके रखते हैं। ये हमारी बॉडी का कोई सेल है जिसके अंदर में रेस्पिरेशन चल रहा है। इसमें फूड मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल टाइप का फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6, इस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीडेशन होता है इस फूड का और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास में कुछ बैलेंस करने के बाद में ये इक्वेशन हमें मिलेगी। जो एनर्जी रिलीज हुई है इसमें से कुछ फ्रैक्शन एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। ये जो हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करती है। तो कुछ एनर्जी उसमें से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है और जो बचा हुआ पार्ट है वो ATP सिंथेसाइज करने में, ATP बनाने के लिए काम में आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो रेस्पिरेशन को, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जरूरत पड़ रही है आपको। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है जो कि एक गैस है। वहीं पर एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि खुद एक गैस है, CO2। अब ये जो ऑक्सीजन है ये सेल के पास में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में कहाँ से पहुंचा है? ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एयर से पहुंचा है, एटमॉस्फेयर से या फिर एयर से पहुंचा है। जब CO2 बनता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में जब CO2 बनता है तो इस CO2 को वापस एयर में मूव करा दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल के, सेल के बाहर निकाल कर एयर में डंप कर दिया जाता है। अब ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सचेंज चल रहा है बिटवीन एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बीच में। किसका एक्सचेंज है? ऑक्सीजन और CO2 का। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को एयर से एब्जॉर्ब कर रहा है और जो CO2 मिल रहा है उसको वापस एयर में रिलीज कर रहा है। ये जो स्टेप होता है, ये वाला जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। द एक्सचेंज ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसका मतलब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो ब्रीदिंग, ये जो प्रोसेस है सेकंड स्टेप, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन
सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लस ब्रीदिंग, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों को मिला करके हमें मिलता है कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस। इन दोनों को मिलाने के बाद में हमें क्या मिलता है? कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस। मतलब जो रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप्स में होता है, पहले ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर में कुछ बेसिक फर्क होता है, कुछ बेसिक डिफरेंस होता है एक दूसरे से। एक बार हम इसको कवर करते हैं, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर में डायरेक्ट ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन बॉडी एंड एयर। वहीं पर अगर हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। एंजाइमेटिक प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें कई सारे एंजाइम्स की मदद लगती है और एंजाइम्स की मदद से हम फूड को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है फूड मॉलिक्यूल से, वो एक्चुअल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, नो एनर्जी रिलीज। ब्रीदिंग के दौरान हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई ATP नहीं मिलता। तो ये मेन फर्क है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। अब अगर हम बात करें इनके मैकेनिज्म की, तो जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो प्लांट्स के अंदर में एंड एनिमल्स के अंदर में अलग अलग टाइप से होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर में जो गैस एक्सचेंज है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनिमल्स की बॉडी में किस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है। वहीं पर अगर हम बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई फंजाई हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। तो चाहे प्लांट हो या फिर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन बराबर स्टेप्स में होता है, लगभग सिमिलर स्टेप्स में फॉलो होता है। लेकिन जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट पाया जाता है। तो जो रेस्पिरेशन में डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में, वो एक्चुअल में उनके ब्रीदिंग के अंदर डिफरेंस होता है। इस टॉपिक को NCERT ने भी बहुत अच्छे से कवर किया है। तो एक बार हम प्लांट्स की ब्रीदिंग और एनिमल्स की ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है उसको भी समझ लेते हैं। पहले अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर में ब्रीदिंग करने के लिए या गैस एक्सचेंज करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे बॉडी में एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो हमारी बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में अगर हम ह्यूमंस लें तो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं जिनका काम होता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन करना। एक बार ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाती है उसके बाद में काम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, और सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक बार जब उन पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, मान लो इस पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो CO2 रिलीज होती है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से वापस लंग्स तक आती है। ये भी CO2 भी कहाँ तक आती है? लंग्स तक। एक बार जब वो लंग्स तक पहुंच जाती है तो इस CO2 को भी बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं या फिर जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी में लंग्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इसी तरह का अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें,
अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर में भी ब्रीदिंग दिखाई पड़ती है। जैसा एनसीईआरटी के एक लाइन में बहुत अच्छी लाइन दी हुई है कि डू प्लांट्स ब्रीद, क्या प्लांट भी ब्रीद करते हैं? ब्रीद मतलब क्या प्लांट के अंदर भी गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है? बिल्कुल। तो प्लांट के अंदर में भी ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा होता है। पर प्लांट्स के अंदर में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस या एनिमल्स के जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है कि वहाँ पर गैस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ना तो गैस को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास कोई सिस्टम है, और ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी उनके पास में कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब प्लांट बॉडी के अंदर में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। अब बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैसे ये ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, उसके लिए हमें प्लांट्स की जो बेसिक बनावट है, प्लांट्स की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझना पड़ेगा। प्लांट्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। वहाँ पर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेम, एक होता है रूट, और एक होता है लीफ या फिर उसके जो पत्ते होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे लीफ। ये 3 मेन पार्ट होते हैं प्लांट बॉडी के। हर एक जो पार्ट है, चाहे हम लीफ की बात करें, स्टेम की बात करें या फिर रूट की बात करें, तो हर एक के पास में कुछ ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को खुद फुलफिल करता है। लीफ अपनी ऑक्सीजन खुद से ऑब्टेन करता है एयर से। जो स्टेम है वो भी अपनी जो ऑक्सीजन उसको चाहिए वो एयर से ऑब्टेन करती है। जबकि अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर में जो सॉइल एयर होती है, मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो एयर पड़ी हुई होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर, लीफ, स्टेम और रूट, अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को खुद से फुलफिल करते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इन तीनों के पास में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ स्पेशल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर लीफ की बात करें तो लीफ के पास में जो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उसके एपिडर्मल सेल के ऊपर उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो लीफ के पास में कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। अगर हम स्टेम की बात करें तो यंग स्टेम के अंदर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अडल्ट स्टेम होती है, जो वुडी स्टेम होती है, तो वहाँ पर इस तरह की ओपनिंग्स, जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, तो इस तरह की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं वुडी ट्री में, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, और इन ओपनिंग्स को ही हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, और इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू वो एयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। अगर रूट की बात करें तो रूट के पास में यूनिसेल्युलर धागे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, जिनको बोला जाता है रूट हेयर। रूट हेयर इसकी सरफेस एरिया को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, लीफ के पास में स्टोमेटा है, स्टेम के पास में लेंटिसेल्स हैं, और रूट के पास में अपने खुद के रूट हेयर्स हैं, और ये तीनों पार्ट्स अपने अपने ऑक्सीजन डिमांड को खुद से फुलफिल करते हैं। तो कोई एक स्पेशल सेंट्रल सिस्टम की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती जो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहला रीज़न कि प्लांट्स में ब्रीदिंग बिना किसी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के हो पाता है, वो यही है कि हर एक पार्ट अपनी अपनी ऑक्सीजन डिमांड की रिक्वायरमेंट को खुद फुलफिल करता है, वो किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ईच पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन ऑक्सीजन डिमांड, ओन ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर
जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र है, जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है बॉडी में, गैस का जो ट्रांसपोर्ट होना है, वो भी बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस तक होना है, क्योंकि हर एक सेल अपनी ऑक्सीजन की डिमांड के लिए एयर पे या फिर सॉइल के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। मतलब जितना भी लिविंग पार्ट है प्लांट बॉडी का, वो एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। जैसे कि अगर हम एक लीफ को देखें, सो लीफ का जो बेसिक बनावट होती है वो फ्लैट बनावट होती है। अब क्योंकि लीफ फ्लैट बनावट होती है तो इसके हर एक सेल या ज़्यादातर सेल किसके कांटेक्ट में होते हैं? एयर के कांटेक्ट में होते हैं। लीफ का ज़्यादातर हिस्सा एयर के कांटेक्ट में होता है, तो ज़्यादातर सेल डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो ऑक्सीजन की कभी भी कमी यहाँ पर पड़ती ही नहीं है। लेकिन आप बात करेंगे कि भाई जब स्टेम होती है, स्टेम तो काफ़ी ज़्यादा विड्थ होती है, रूट जो होती है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा विड्थ होती है, तो यहाँ पर जो सेल हैं, जो बीच वाले सेल हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी? तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि प्लांट बॉडी के जो जिन ऐसे पार्ट हैं जिनका विड्थ इंक्रीज होता है, जैसे हम स्टेम की बात करें, चाहे हम रूट की बात करें, तो ऐसे पार्ट जहाँ पर उनका विड्थ इंक्रीज होता है, ऐसे पार्ट्स के अंदर में जो बीच वाला पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, वो एक्चुअल में डेड पोर्शन होता है। जो सेंट्रल पोर्शन होता है प्लांट बॉडी का, दैट इज एक्चुअली डेड पोर्शन। उसमें लिविंग सेल होते ही नहीं है। इनका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस पार्ट का मेन काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तो सिर्फ रिजिड सेल वॉल या रिजिड नेचर की ज़रूरत है, वहाँ लिविंग सेल की तो ज़रूरत है नहीं। लिविंग सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लिविंग सेल ये पेरीफेरी, जो किनारे किनारे के साइड में जगह बची हुई है, सारे के सारे लिविंग सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि लिविंग सेल्स किनारे पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी जितने भी लिविंग सेल हैं वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के या फिर सॉइल के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चाहे लीफ की बात करें, स्टेम की बात करें या रूट की बात करें, जितना भी प्लांट का लिविंग सेल होता है, लिविंग पार्ट होता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हमेशा बना रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो डायरेक्टली एयर से या फिर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू, यहाँ पे हम लीफ भी बना देते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर होता है। एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का या फिर गैस का बॉडी के अंदर। और जब CO2 निकालने की बारी आती है तो बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इस तरह से हर एक प्लांट का पार्ट और हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तीसरा जो रीज़न होता है वो है लूज पैकिंग ऑफ सेल्स। जो लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी में, उनका लूज पैकिंग दिखाई पड़ता है। अब ये लूज पैकिंग का मतलब क्या है? अगर प्लांट सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर अगर हम सेल बनाएं तो इन सेल के बीच में आप गैप देख रहे होंगे, इन गैप्स को बोला जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। प्लांट सेल के अंदर में जो लिविंग सेल होते हैं वो लूज पैकिंग शो करते हैं कई जगहों पर, और इन लूज पैकिंग की वजह से जो एयर होती है, जो गैस होती है, वो आराम से सेल्स के बीच से होती हुई मूव कर सकती है। तो लूज पैकिंग की वजह से बहुत तेजी से एयर बॉडी के अंदर में इन गैप्स से होती हुई ट्रैवल कर सकती है। चौथा जो रीज़न होता है कि प्लांट्स में क्यों रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, वो है उनकी लेस एक्टिविटी। जो प्लांट बॉडी होती है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी लेस एक्टिव होती है। प्लांट्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, वहाँ पर कोई भी बहुत सोफेस्टिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जो लगातार ब्लड को पंप करता है, ऐसा कोई सिस्टम प्लांट में होता नहीं है। नर्वस सिस्टम प्लांट में नहीं होता। प्लांट को मूवमेंट नहीं करना होता, प्लांट एक जगह पे स्टैटिक रहते हैं।
तो उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। इसी वजह से उनको लेस ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी प्लांट बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एनिमल सेल के या एनिमल बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। और उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्पेशल अडेप्टेशंस हैं प्लांट बॉडी में वो काफ़ी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टाइम होता है जब प्लांट बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की और CO2 का एक्सचेंज देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट बॉडी में, जो उनका फूड सिंथेसाइज करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब इतना सारा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, इतना सारा जो एक्टिविटी एक सेल परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत सारा ऑक्सीजन उसको लगेगा। पर यहाँ पर भी प्लांट के पास एक अडेप्टेशन है कि भाई फोटोसिंथेसिस में जितना भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगने वाला है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, आपको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट बॉडी के अंदर में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज भी होता है। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रहा है वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज किया जा सकता है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते टाइम भी प्लांट को ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं हो सकती। तो इन सब से हम बोल सकते हैं कि भाई प्लांट की बॉडी में बिना किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी बहुत सिग्निफिकेंटली या बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन ऑपरेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया कि भाई एनिमल रेस्पिरेशन और प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर में जो डिफरेंस है वो ब्रीदिंग के अंदर है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन तो दोनों का लगभग सेम होता है। सो अब हम वापस आते हैं हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन टॉपिक पर। अगर आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हम दोबारा से इक्वेशन लिखें और इस इक्वेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को हम। तो ये जो इक्वेशन है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि केमिकल लेवल पर ये जो इक्वेशन है वो एक कंबशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंबशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे किसी मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी रिएक्शन को बोला जाता है कंबशन रिएक्शन। तो केमिकल तौर पे या केमिकल लेवल पे जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है वो किसको रिजेंबल कर रही है? कंबशन रिएक्शन को। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक कंबशन रिएक्शन है एक तरफ और दूसरी तरफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो दोनों में किस तरह से फ़र्क परफॉर्म किया जाएगा? किस तरह से आप बता सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और दूसरा कंबशन रिएक्शन है? इन दोनों की जो इंटेंसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसमें फ़र्क होता है। अगर हम बात करें कंबशन रिएक्शन की, तो कंबशन रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली मॉलिक्यूल से ऐड हो जाता है, और डायरेक्टली जब मॉलिक्यूल से ऐड होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, वायलेंट रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, और बहुत सारी एनर्जी जो एक साथ रिलीज होती है वो एक सिंगल स्टेप में बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। इतनी सारी एनर्जी जब एक सिंगल स्टेप में रिलीज होती है तो ये हीट की फॉर्म में लॉस होती है, और इसी की वजह से हमारा जो आग लगती है, जो फायर होती है कंबशन के साथ में एसोसिएटेड फायर, वो इसी एनर्जी की वजह से आती है, क्योंकि कंबशन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पर क्या हमारी बॉडी में हमें हीट की फॉर्म में सारी एनर्जी लूज करनी है, या ज़्यादातर एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में ट्रैप करना है? एटीपी की फॉर्म में ट्रैप करना है। तो हमारी बॉडी में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता है उसमें क्या मॉडिफिकेशन है कंबशन से? जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस।
यहाँ पर हम छोटे छोटे स्टेप्स में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। हम एक सिंगल बड़े स्टेप में एक ही बार में सारे के सारे फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नहीं करने वाले, हम छोटे छोटे कई सारे मल्टीपल स्टेप्स में उसका ऑक्सीडेशन करने वाले। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम मल्टीपल स्टेप्स में किसी फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हर स्टेप में स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। हर एक स्टेप में छोटी छोटी क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी उसमें रिलीज हो रही होगी। अब बहुत सारी जब छोटी छोटी एनर्जीज का पैकेट रिलीज होता है तो इससे फायदा ये होता है कि हीट का जो लॉस, एनर्जी का जो लॉस हीट की फॉर्म में होने वाला था वो कम किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और जो एनर्जी बचती है उसको हम एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने में यूज़ ले सकते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान एक स्टेप में सारी एनर्जी नहीं निकलने वाली। एक स्टेप में हम फूड का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे कई सारे स्टेप्स में फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि एनर्जी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रिलीज होगी एक बार में। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर एनर्जी जो हीट की फॉर्म में अदरवाइज लॉस हो जाती उसको हम कंजर्व कर सकते हैं और उससे एटीपी का सिंथेसिस कर सकते हैं। और एटीपी वो एनर्जी का फॉर्म है जिसको आगे चलकर सेल अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो कंबशन रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप और सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान कितने स्टेप्स में फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, क्या क्या स्टेप यहाँ पर लगाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं।